औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताबा वल हिसाबा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुद बियदिक। फिर बच्चों आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो जनाब आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी थी यस हेड टू टेल रूल क्या है। द ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिंग द वेक्टर्स इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। ये एक ड्राइंग मेथड है, एक विजुअल मेथड है। विजुअली वेक्टर्स को ऐड करना क्या कहलाता है? हेड टू टेल रूल कहलाता है। इसमें हम करते हैं क्या, और से सुनना, एक बॉडी है, उसके ऊपर अगर फोर्सेस लग रही हो, जैसे एक फोर्स ये लग रही है, दूसरी फोर्स ये लग रही है। अब इस फोर्स का भी कुछ असर होगा और इस फोर्स का भी कुछ, इन दोनों फोर्सेस के मिलने से एक फोर्स बनेगी। अब अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होती तो मैं ऐड करके टोटल फोर्स कहता वो भी इन्हीं की सिमत में होगी, ऐसा ही है ना। लेकिन मसला अब यहाँ पे ये है कि जनाब पता नहीं वो नई फोर्स किस सिमत में होगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट भी नहीं है, एक दूसरे की डायरेक्शन में भी नहीं है, अपनी ही डायरेक्शन में है। तो अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकालना है? तो हेड टू टेल रूल ये कहता है, याद रखिएगा, ये जितनी भी फोर्सेस लग रही है ना इस बॉडी पे, ये सारी की सारी फोर्सेस इस बॉडी के सेंटर पर लग रही है, जिसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इन सब का असर कहां पे होगा? बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे। तो हम जब इनको एडअप करके टोटल फोर्स निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? ये जो फोर्सेस लग रही हैं इनको मैं नाम दे देता हूं F1 और हेड टू टेल रूल ये कहता है कि आप किसी एक फोर्स को पकड़ लें और जिस पॉइंट पे वो दोनों एक्ट कर रही हैं उस फोर्स की टेल इनिशियल पॉइंट के साथ जोड़ें और हेड इधर आ गया, उसी की डायरेक्शन में प्लॉट किया ना F2 को। अब जो आपकी फोर्स F1 है उसको इस तरह प्लॉट करें कि F1 की टेल जो है वो F2 के हेड के साथ ज्वाइन करें। डायरेक्शन वही है, देख लो, ये वाला वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों इक्वल है। अब चाहे ये वाली फोर्स को, यही दोनों का मतलब तो सेम है। तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों का असर सेम है। समझ आया? अब बच्चे आपने दोनों को कर लिया इस अंदाज में ड्रॉ कि फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर की टेल से ज्वाइन। अगर कोई तीसरा वेक्टर भी होता तो उसकी टेल थर्ड वेक्टर की टेल जो है वो सेकंड वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करके आप उसे प्लॉट करते। अब आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के, इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स ये है, इसका असर इन दोनों के असर के, इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा और इसकी डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में ये दोनों इस बॉडी को मूव करेंगे। ये नेट फोर्स है। कौन सी फोर्स है? नेट फोर्स। ये आपको बता रही है कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी और इस फोर्स से मूव करेगी। समझ आया नहीं यार? तो डायरेक्शन भी पता चल गई, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, और इस मेथडोलॉजी को हेड टू टेल रूल कहते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल, इसके ये स्टेप्स हैं। पहला क्या? सूटेबल स्केल ले लिया, वो तो लेना पड़ेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वैसे तो 4 स्टेप्स है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस लोगे, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस प्लॉट करोगे और फिर एक सूटेबल स्केल सिलेक्ट करोगे और उस स्केल के मुताबिक क्या करोगे? ड्रॉ ऑल वेक्टर्स इन सच ए वे दैट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड्स। कोइंसाइड्स का मतलब क्या हो? जुड़ा हुआ हो, मुंताबिक हो जाए, जुड़ जाए। समझ आ गया?
ठीक है। तो ड्रॉ ऑल द वेक्टर्स, सारे वेक्टर्स को इस तरह देखें, मेरे पास दो वेक्टर्स है F1 F2, मैंने उन दोनों को इस अंदाज में बाय यूजिंग द सूटेबल स्केल ड्रॉ किया कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसका हेड सेकंड वेक्टर की टेल से, द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड्स और जॉइंट्स विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एंड द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ थर्ड वेक्टर एंड द हेड ऑफ थर्ड वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ फोर्थ। कितने वेक्टर्स है पता तो नहीं, सर दो को थोड़ी ज्वाइन करना, जितने एक्ट कर रहे होंगे सबको ज्वाइन करें। क्लियर हुआ? नहीं समझ आया? तो जो हेड फर्स्ट वेक्टर का वो कोइंसाइड करे सेकंड वेक्टर की टेल से, और सेकंड वेक्टर का हेड थर्ड से, और थर्ड का फोर्थ की टेल से ज्वाइन करे। आखिर पे क्या बचेगा? फर्स्ट वेक्टर की टेल खाली होगी और लास्ट वेक्टर का हेड खाली होगा, और आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से किसकी तरफ जाएगा? लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ। जाना तो उधर को ही है ना, तो वो शुरू कहां से होगा? फर्स्ट वेक्टर की टेल से शुरू होगा और आखिरी वेक्टर के हेड को जाकर टच करेगा, वो रिजल्टेंट होगा। तो यही लिखा हुआ यहां पे, फिर सुन ले, ड्रॉ ऑल वेक्टर्स इन सच ए वे, कहता सारे वेक्टरों को ड्रॉ कीजिए, बनाइए इन सच ए वे, इस अंदाज में, दैट के द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर का जो सिरा है, जॉइंट्स और कोइंसाइड्स, वो जुड़ जाए विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर की टेल के साथ, एंड द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, और दूसरे वेक्टर का जो सर है वो जुड़ जाए किसके साथ? टेल ऑफ थर्ड वेक्टर के साथ, एंड सो ऑन अप टू द लास्ट वेक्टर, यहां तक कि आपका लास्ट वेक्टर। यूजिंग द सूटेबल स्केल, अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल, या ये सारा काम सूटेबल स्केल के जेर निगरानी होगा, उसके जेर साया होगा, नहीं समझ आया? उसकी रोशनी में होगा, उसके मुताबिक होगा, समझ आया? अब लास्ट में रिजल्टेंट ही आएगा, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। अब ये जो तीन बातें मैंने लिखी हैं, आ जाइए, पहले क्या करेंगे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पहला वेक्टर F1, दूसरा वेक्टर F2, तीसरा वेक्टर F3। समझ आया? पहले वेक्टर का एंगल, दूसरे वेक्टर का एंगल, तीसरे वेक्टर का एंगल, पहले वेक्टर का एंगल θ1, दूसरे का θ2, तीसरे का θ3। F1 पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, θ1 उसकी डायरेक्शन है। दो चीजें चाहिए ना, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये उसकी डायरेक्शन है, ये दूसरे का मैग्नीट्यूड है, ये उसकी डायरेक्शन है, ये तीसरे का मैग्नीट्यूड है, ये उसकी डायरेक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नहीं समझे? समझे हो? पता नहीं क्या समझे। नेक्स्ट क्या आ गया? एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई वाई डैश। सुन रहे हो? F1, F2, F1 θ1। अब ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ये वेक्टर्स ड्रॉ हो गए, ये सारे वेक्टर्स मौजूद है सूटेबल स्केल के मुताबिक। अब इनको कैसे प्लॉट करना है, और से सुनो। F1 हमने पहले ड्रॉ कर दिया, उसकी डायरेक्शन में कर दिया। अब यहां से इसके हेड के साथ क्या करेंगे? जो F2 यहां पे था उसी की डायरेक्शन में F2 ड्रॉ करेंगे और उसी की लेंथ के बराबर ड्रॉ करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? यहां पे एक सीधी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे, तो यहां पे θ2 बना के वो लाइन ड्रॉ करेंगे। समझ आया नहीं है? लाइक दिस, ये मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये दूसरा वेक्टर आ गया और ये उसका एंगल आ गया, ठीक है, θ2। अब तीसरा वेक्टर ड्रॉ कर लिया, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन भी ड्रॉ कर ली। अब आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के, और ये लो वो ज्वाइन ड्रॉ हो गया, कर लिया ड्रॉ। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ठीक है। उसकी डायरेक्शन ये होगी। ये सारे इसके टुकड़े हैं, जिनको इकट्ठा करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा हेड टू टेल रूल। समझ आया नहीं यार? प्रॉब्लम किसी को? एनी प्रॉब्लम? नो। ये उसका थीटा, उसकी डायरेक्शन थीटा, रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल ये होगा। क्लियर हो गया? अब जनाब गौर से देखें, ये तो था
आपने सारे वेक्टर ज्वाइन किए और आखिर पे आपने क्या करना है, आपने वो कैलिपर रख के यहां से यहां तक लेंथ लेनी है फुटे पे, फिर स्केल को यूज करके इसका मैग्नीट्यूड लिख लेना। समझ आया नहीं यार? इनको ऐसे आप एडअप करोगे। अब एक चीज आप ये कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी आपको मैं समझा रहा हूं, लेकिन वो भी कैसे समझाऊंगा, पहले आपको वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालना सिखाऊंगा और फिर वो मेथड आपको सिखाता हूं। इसको छोड़ दो। अच्छा, अब एक और चीज आप सुन लें, इसी एड टू टे रूल के मुताबिक अगर दोनों के दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन के आ जाए F1 और F2 की क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो एड टू टे रूल ये कहता है आप पहले F1 आपने कर लिए, चाहे बेशक F2 आप पहले ड्रॉ कर ले ओरिजिन से, फिर आप उसके साथ किसको ज्वाइन करें, F2 को। हमने पहले F1 को किया फिर F2 को किया, तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी टेल कहां पे होगी, यहां पे, पर हेड कहां पे होगा, तो वो तो डायरेक्टली F1 प्लस F2 के बराबर आ जाएगा। हाँ, तो व्हेन द वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन या वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, then the magnitude of the resultant vector is equal to the sum of the magnitude of component vectors। इन दोनों के सम के बराबर होगा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। चलो मैग्नीट्यूड को ऐड कर लो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट। दोनों के सेम है तो रिजल्टेंट की भी वही डायरेक्शन होगी। क्लियर हो गया? रिजल्टेंट जब वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी वही होगी, और जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो कंपोनेंट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के। और अगर वेक्टर्स अपोजिट आ जाए, क्या आ जाए, ये केस आ जाए, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और दूसरा इसके अपोजिट है, हेड टू टे रूल के मुताबिक अगर मैंने पहले F1 प्लॉट कर दिया, ठीक है, F2 कहां से शुरू होगा, यहां से, और किधर पे जाएगा, इधर को। अब रिजल्टेंट वेक्टर कहां से कहां होगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की जाना, ये आपका रिजल्टेंट F है। अब ये किसके बराबर है, टोटल क्या F1, उसमें से अगर मैं F2 निकाल दूं, ये वाला हिस्सा F2 के मैग्नीट्यूड से F1 का मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो फिर आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, यही है। इतना ऐसा काट डालूं तो फिर ही रिजल्टेंट आएगा ना। F2 का ये वाला पार्ट मैं अगर माइनस कर डालूं तो फिर FR का मैग्नीट्यूड आएगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बड़े वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। किसकी डायरेक्शन है, छोटे की नहीं, छोटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो जो पीछे डायरेक्शन बचेगी वो बड़े वेक्टर की डायरेक्शन बचेगी, जब दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्लियर हुआ? सिमिलरली अगर मैं कुछ और थोड़ी सी चीजें आपको समझाना चाहूं, फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, इसके ऊपर एक वेक्टर ये अमल कर रहा है F1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर हो गया? और भी लगाऊं? अब मैंने इनका रिजल्टेंट निकाला, कौन सा वेक्टर पहले ड्रॉ करूं, F1? नहीं, कोई भी, ये F5 है, इसी की डायरेक्शन में मैंने ये ले, ये कम्यूटेटिव है, किसी वेक्टर को पहले ड्रॉ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। F5 चेक कर लो, ये उसके पैरेलल, इसका मैग्नीट्यूड भी उसके, तो फिर चाहे ये वेक्टर है ये वेक्टर को फर्क पड़ेगा नहीं। ये हेड टू टे रूल टोटली इंटायरली इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन पे बेस करता है। अब देखो आप इसको यहां पे आपका नहीं, ये अलग है ये अलग है, इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन ये कहती है ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो तो वो इक्वल होते हैं। फिर आप ये कहो या ये कहो, मतलब तो ये डेफिनेशन इक्वल वेक्टर्स की है जो सपोर्ट कर रही है किसको, हेड टू टे रूल। अब दूसरा वेक्टर कौन सा, F1, इसी की डायरेक्शन में, कैसे प्लॉट किया, किसकी टेल इससे ज्वाइन कर दी। अब ये और ये इक्वल वेक्टर्स है, दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो फिर इसकी जगह अगर ये मैंने प्लॉट कर ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर F2 कर लूं या F3 कर लूं, चलो F3 कर ले, ये लो आ गया। उसी के पैरेलल और मैग्नीट्यूड में इक्वल है, F2 कर लेते हैं,
हो गया पक्का या नहीं? अब केड़ा कौन कौन सा रह गया? F4 रह गया। किधर को है? इधर को है। ये ले F4 आ गया बच्चे। अब रिजल्टेंट वेक्टर कहां से कहां होगा? यहां से। ये रिजल्ट। अब जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं होगा। खुद करोगे तो सीख जाओगे। अब आप कहते हैं नहीं सर आपने ना गलत किया, आपको पहले F1 लेना चाहिए। लो जी F1 ले लिए, एक्स एक्सिस पे ही आएगा ना। लो फिर F2 लेना चाहिए। लो F2 ले लो। ले लिया। फिर F3 लेना चाहिए। कहां पे F3? इस डायरेक्शन में। फिर F4 लेना चाहिए था। किधर? ले लिया। फिर F5 लेना चाहिए था और इसी सिम्प में यहां से। अब क्योंकि मैं फुटा तो यूज कर नहीं रहा तो वहां पहुंचेगा ना, पहुंचेगा तो वहां पे ही ना, अप्रोक्सीमेटली वही चीज आ रही है ना। जाना इसने, देखो ये वही है, वहां पे पहुंचोगे। तो जैसे अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? यहां से शुरू होगा और यहां इसके हट पे जाकर टच करेगा। अब क्योंकि मैं यहां पे सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि ऐसे ही होता है, अब जैसे मर्जी इनको एडअप करें, पहुंचना वहां पे ही है। समझ आया? रिजल्टेंट सेम आएगा, नो इश्यू। सो ये भी एक आपको बात समझा दे कि पहले F1 नहीं लेना, आप किसी को भी ले सकते हैं। हेड टू टेल रूल कम्यूटेटिव है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया? अब जनाब ये बातें समझा दी। अब जरा बात को समझे बच्चे। ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आया ना यहां पे, गौर से सुनना। FR इज इक्वल टू F1 लेकिन मैंने जो पहले किया था, मैंने तो कहा था F5 प्लस F3 प्लस F2 नहीं था, 1 था, फिर 3 था, फिर 2 था, फिर 4 था। तो रिजल्टेंट तो वही है। अब ये वेक्टर्स जिनको आप ऐड करके ये एक सिंगल वेक्टर निकाल रहे हैं, समझ आया नहीं यार? इसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर और इनको क्या कहेंगे? कहते हैं नेंट वेक्टर्स। ये इसके कंपोनेंट्स है ना भाई। इन कंपोनेंट्स को जोड़ते हो तो ये कंपोजिशन आती है ना। कहते हैं चाय की कंपोजिशन बताओ, तो चाय कंपोजिशन है, एक कंपाउंड है ना, तो उसके कंपोनेंट्स क्या है? चीनी, पत्ती, दूध, पानी। दूध पत्ती नहीं पिला सकते हैं, पानी लाद भी डालना। वो अम्मी कहती है मेहमान आए थे चाय का मजा, अच्छा जा दूध पत्ती बना के ला, जल्दी कर। नहीं समझ आया? हम ऐसे लोग हैं यार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसे कहते हैं ना कि जिंदगी का मामूल ये है कि आप मेहमान को अच्छी चीज पेश कर दो, और हम कहते हैं नहीं, मेहमान आए तो पानी ज्यादा डाल देना जरा। नहीं समझ आया बेटा? इसीलिए हमारे घरों में खैरो बरकत जो है वो भी फिर पानी डाल के आती है। बात नहीं समझे? मिलावट वाली ना। अल्लाह को मिलावट वाला माल देते हो, कहते या अल्लाह छप्पर फाड़ के दे। अल्लाह कहता है तू भी मेरे रास्ते में दिल चीर कर दे, फिर देख मैं छप्पर फाड़ के दूंगा। एक बंदा सुबह सुबह किसी रेडी वाले के पास गया, उसे कहता अल्लाह के नाम देख। सुबह सुबह उसने रेडी लाई ना फ्रूट की, उसने आम देख रहा, सुबह सुबह आ गए, अब क्या करूं यार? तू बोरी तो नहीं देता ना पहले किसी को। उसने ढूंढा एक सड़ा हुआ आम, उसको दे दिया। उसने बाद में 10 का नोट निकाला, आम दे। उसने फिर खूबसूरत आम 10 रुपए का निकाल के दिया। वो रोड पे खड़ा हो कहता अल्लाह गौर से सुन, आज इसने तेरे रास्ते में इस तरह का दिया है और मुझे इस तरह का दिया है, ये तेरे से उम्मीद लगाए हुए है,
अब तू भी इसको समझ आ गई है ना? और अल्लाह को किस तरह का देते हो और उससे कहते या अल्लाह खूबसूरत खुशबूदार सेहतमंद माल मुझे दे। यार कैसी तिजारत करते हो अल्लाह से? अल्लाह कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। खैर फिर क्या बोले कहेंगे लेक्चर ये इस्लामियात का दे रहा है कि फिजिक्स का दे रहा है? लेकिन अगर पुत्र इस जुबान में समझ गए ना फिजिक्स तो दीन भी बन जाएगा, दुनिया भी बन जाएगी। दुनिया हमारी दीन ही है। हमारे इस्लाम में जो हम खाते हैं वो भी इबादत है, वो भी दीन है। इस्लाम में खाना भी इबादत है अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक। तो अब समझ आइए कंपोजिशन से मैं किधर निकल गया पता नहीं क्यों। चलो इधर आ जाओ। तो इन्हें कहते हैं कंपोनेंट वेक्टर्स। ठीक है, समझ आया? नहीं आया? इन्हें कहते हैं फ्रैक्शनल वेक्टर्स, फ्रैगमेंट। ठीक है, फ्रैगमेंट्स हैं ये इसके। जब इन फ्रैगमेंट्स को आप जोड़ेंगे एड टू टेबल से, एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, जब ये टुकड़े जुड़ेंगे तो बन जाएगा रिजल्टेंट सम कंपोजिशन। नहीं समझे? रिजल्टेंट नेट वेक्टर। ठीक है, तो ये जो 5 वेक्टर्स आपने ऐड किए हैं और मुझे नहीं पता इनमें एंगल क्या है, ऐसा ही है ना? अब इसमें और इसमें एंगल क्या है सुन रहे हो ना? ये थीटा 3 होगा, है ना? इन्हें थीटा 1 है, f1 है ना, तो थीटा 1 ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, वही यहाँ पे प्लॉट करना है। समझ आया? ये भी इसका भी एक्स एक्सिस के साथ है, थीटा 5। याद है, डायरेक्शन वही होगी। समझ आया? तो जनाब अली ये है इसके कंपोनेंट्स, और इन तमाम कंपोनेंट्स के दरम्यान में जो एंगल है नहीं सुन रहे? ये देखो, इसके दरम्यान में भी कोई एंगल होगा, इसके दरम्यान में भी कोई एंगल होगा, इनके दरम्यान में भी कोई एंगल होगा। अच्छा एक मजे की बात बताऊं आपको, 2 वेक्टर्स के दरम्यान में जब हम एंगल निकालते हैं 2 वेक्टर्स के दरम्यान में, तो हमें एंगल कौन सा लेना है? देखो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। मेरी बात समझ रहे हो? ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? बताओ इन दोनों के दरम्यान में ये वाला एंगल लूं या ये वाला एंगल लूं? सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? ये उसकी टेल है, कौन सा एंगल लूं? ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला? कौन सा लूं? हाँ, अंदर वाला, ये वाला। तो हमेशा आइंदा से एक बात याद रखना, जब भी आप 2 वेक्टर्स के दरम्यान में एंगल मेजर करें ना, तो हमेशा आपने 2 वेक्टर्स के हेड्स के दरम्यान में या तो एंगल लेना या उनकी टेल्स के दरम्यान में एंगल लेना। ये दोनों की टेल्स है ना, ये जो इनके दरम्यान में, ये दोनों इक्वल होते हैं। इन्हें कहते हैं वर्टिकल एंगल्स, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो एंगल तो असल में चेंज इन डायरेक्शन बताता है ना, तो डायरेक्शंस के दरम्यान में एंगल लेंगे। ये वाला देखो, ये इसका हेड है और उसकी टेल है, ये वाला एंगल हम नहीं लेंगे, हम ये वाला एंगल या ये वाला एंगल। या समझ आया? नहीं आया? ये तो हेड है ना इसका और ये हेड है, तो दोनों हेड्स के दरम्यान में लेंगे। तो सुन रहे हो? या ये इसकी टेल है और ये इसकी टेल है, इनके दरम्यान में लेंगे। इस बात को समझो? ये नहीं समझो? तो एंगल हमेशा डायरेक्शंस के दरम्यान में होगा, हेड्स या टेल्स के दरम्यान। हेड का हेड से एंगल मेजर होता है, 2 वेक्टर्स का एंगल या तो हेड के हेड से होगा या टेल का टेल से होगा। हेड टेल का मतलब ये रूल है। बहुत बड़ी बात है आज, वो बात जो मुझे मेरे 7th सेमेस्टर में जाके पता चली थी। BS 15वीं क्लास में, नहीं 16वीं क्लास पे पहले 6 माह। और आप वो अजीब कितने बड़े हो गए यार, मुझे होगी ना आपकी आज। आगे चलें? अब पता नहीं खुशी हो रही है नहीं हो रही, खाना ही खराब कर दिया, इतनी बड़ी बात क्यों सिखा दिया आज? हाँ, तो ये कंपोनेंट्स हैं। अब पढ़ो तो देखो ना, ये बड़ा वेक्टर जो है ना, इसका असर इन 5 वेक्टर्स के बराबर है ना, इन 5 वेक्टर्स के बराबर। तो ये वाला वेक्टर जो है ना, इस बड़े वेक्टर का ऐसा हिस्सा है जिसका असर इस सिमत में,
ऐसा ही है। 5 सिमतों में ये वेक्टर्स अपना असर दिखा रहे हैं और ये 5 सिमतों का असर मिलकर सिर्फ ये एक असर बनेगा। तो एक वेक्टर का कंपोनेंट उसका एक ऐसा जुज्व होता है, उसका कैसा एक ऐसा उसका टुकड़ा होता है जो किसी एक खास सिमत में अमल कर रहा होता है। इस वेक्टर का अगर आपसे पूछ ले इस वेक्टर का इस सिमत में क्या असर होगा, तो आप कहेंगे F4 इसका असर होगा। कोई पूछ ले इस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का इस सिमत में क्या असर होगा, आप कहेंगे F2 असर होगा। इस वेक्टर का इस सिमत में क्या असर होगा, आप कहेंगे F3 असर होगा। इस वेक्टर का इस सिमत में क्या असर होगा, आप कहेंगे F1 होगा। इस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का इस सिमत में क्या असर होगा। अबे भाई इन 5 वेक्टर का असर यही है ना, तो इसका एक असर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। जब ये 5 ताकतें मिलती हैं तो एक बड़ी 5 कुव्वतें मिलती हैं तो एक बड़ी कुव्वत मिलती है। 5 सिमतों में छोटी छोटी कुव्वतें मिलकर एक सिमत में एक बड़ी कुव्वत बना रही है। बल्ब जा रहा हो तो उसकी रोशनी तमाम सिमतों में जा रही है, एक रोशनी असर डाल रही है। रोशनी एक है, वेक्टर एक है रिजल्टेंट, लेकिन उसका बहुत सारी सिमतों में असर है और उस असर का नाम आपने रखा F1, F2, F3, F4, F5। बस इतना ही। आगे चले। गुड। सो डीपी लेवल सेट रखना, बस ये इसलिए करता हूं। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जुज़, मेरा भी एक जुज़ है, ये दूसरा जुज़ है, ये तीसरा जुज़ है, ये चौथा जुज़ है। मेरा असर है ना, नहीं समझे। ए पार्ट ऑफ ए वेक्टर, पार्ट टुकड़ा नहीं समझे। ऑफ वेक्टर विच इज एक्टिंग, जो अमल कर रहा। अमल करने का मतलब होता है असर दिखाना, अपनी ताकत दिखाना, अपने आप को मनवाना। नहीं समझा। ए पार्ट ऑफ ए वेक्टर विच इज एक्टिंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन। घर में पिज्जा आता है ना, उसके टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा इधर असर दिखाएगा, दूसरा उधर असर दिखाएगा, तीसरा उधर असर दिखाएगा, चौथा उधर असर दिखाएगा। दिखाएगा नहीं दिखाएगा ना। ऐसे वेक्टर का वो टुकड़ा जो किसी एक खास सिमत में अपना असर दिखा रहा हो, वो उसका कंपोनेंट है। जब हम तमाम टुकड़ों को आप ज्वाइन करेंगे, वेक्टर खुद सामने आ जाएगा। अब तो याद रख लेना, पिज्जे से जोड़ दिया, पिज्जे से याद रखोगे? नहीं रखना। अच्छा चलो गुड। ए पार्ट ऑफ द वेक्टर विच इज एक्टिंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। क्लियर हो गया? या ए पार्ट ऑफ वेक्टर विच इज इफेक्टिव। ये डेफिनेशन मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि वेक्टर का एक हिस्सा जो मुअस्सर हो, असर दिखा रहा हो। क्या दिखा रहा हो? असर दिखा रहा हो। किस में? इन अ सर्टेन डायरेक्शन, किसी एक सिमत में असर दिखा। समझ आया नहीं है? वेक्टर का एक खास टुकड़ा जो किसी एक खास सिमत में अपना असर दिखा रहा हो, इट्स कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। हम उसको उसका कंपोनेंट कहते हैं। समझ आ गया या नहीं आया? तो a part of a vector which is effective in a certain direction is called its वेक्टर का एक हिस्सा जो मुअस्सर हो, अपना असर दिखाए in a certain direction, एक खास सिमत में, is called its component। अब मजा की बात बताऊं, बड़े होना नहीं होना? चलो आओ। आपका एक वेक्टर है, ये लो वेक्टर, कितना अच्छा वेक्टर है। शहरोज कहता है नहीं, इसका एक कंपोनेंट इधर भी है। मैं कहता हूँ ठीक है। वो कहता नहीं सर इधर भी है। मैं कहता हूँ ठीक है। सर इधर भी है, ठीक है। सर इधर भी है, ठीक है। सर इधर भी है, ठीक है। 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 ले लास्ट डाल के रिजल्टेंट बना दी। शक्ल क्लोज बननी चाहिए बस। नहीं समझा? नहीं समझ आया? ये तमाम वेक्टर्स इसके कंपोनेंट, इन तमाम को ऐड करोगे आ रहा आएगा नहीं आएगा? बोलो। तो फिर ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये है एक नल वेक्टर, जीरो वेक्टर।
मैं कहता हूँ F1 भी इसका कंपोनेंट है, F2 भी इसका कंपोनेंट है। आप कहेंगे नल वेक्टर के कंपोनेंट्स देखो कैसे दिखा दूं, देखो गौर से देखना, भूल ना जाना। हाँ इधर नहीं, इधर नहीं, चले इधर देखो क्या, ये F1, ये F2 और ये F3 ओरिजिन के साथ ज्वाइन करके। अब ये तीनों वेक्टर्स ऐसे हैं कि जब आप इनको मिलाते हैं तो आखिरी वेक्टर का हेड जो है पहले वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर गया। अब बताओ रिजल्टेंट किधर होगा? वो तो इधर ही होगा बेचारा। रिजल्टेंट की कोई लेंथ होगी नहीं, जीरो। तो जब बेटे आप वेक्टर्स को ऐड करें ना, और अगर एक क्लोज शक्ल बन जाए, क्या बन जाए? क्लोज जियोमेट्रिकल शेप बन जाए ना, आखिरी वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर जाए, तो ऐसे वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो वेक्टर होता है। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं जिनको आप ऐड कर रहे हैं तो आपको नल वेक्टर। आप देखो इनमें डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं ना, जैसे इसमें और इसमें ये वाला एंगल होगा, इन दोनों में। सुन रहे हो? समझ आया नहीं यार? इन दोनों में कौन सा एंगल होगा? या तो इसको आगे बढ़ा लो, तो ये इसका हेड है ना, तो अब दोनों हेड्स के दरम्यान एंगल है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो लेकिन देखें डिफरेंट एंगल्स आ सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरम्यान में। अब मैं जो आपको आगे बात सिखाने जा रहा हूं, कंपोनेंट तो आपको समझ आ गया, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है? कौन सा कंपोनेंट? कौन सा कंपोनेंट? अब देखिए आपके पास एक वेक्टर है, तो उसका एक कंपोनेंट हो सकता है किसकी डायरेक्शन में? एक्स की डायरेक्शन में। दूसरा, और दोनों में एंगल तो फिर 90 डिग्री का होगा ना, तो वेक्टर बनेगा नहीं बनेगा? इन दोनों को देखो आपने ऐड टू टे रूल से ऐड किया तो यही वेक्टर आएगा ना, एफ आर ही आएगा ना। बोलते क्यों नहीं हो? यही आएगा ना, पक्का? अच्छा, तो बेटा किसी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जिनके दरम्यान में एंगल कितने डिग्री का हो, उन्हें हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और हमने यही निकाल करने हैं हमने। तो दोज कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या व्हिच हैव क्या, व्हिच हैव 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम। इसका मतलब ये है कि जिनके दरम्यान में एंगल कितने डिग्री का होगा? अब इनके दरम्यान में तो एंगल 90 डिग्री का नहीं है ना, इनके दरम्यान में तो नहीं है ना, इनके दरम्यान में है, इनके दरम्यान में है। वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ तो ये एंगल बनाया था, ये रिजल्टेंट का एंगल थीटा है, लेकिन इनका आपस में एंगल क्या है? एफ एक्स और एफ वाई का 90 डिग्री। किसी भी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट जिनके दरम्यान में एंगल कितने डिग्री का हो, उन्हें हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। ठीक है, इन्हें कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। Those components of a vector which are perpendicular to each other or which have an angle of 90 degree between them are called rectangular components. अच्छा, head to tail rule में आप क्या करते हैं? वेक्टर्स को ऐड करते हैं और एक बड़ा वेक्टर लाते हैं, ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा ही है ना? बोलो भी। उससे हम कहते हैं कंपोजिशन। कंपोज करते हो ना, कंपोनेंट्स को जोड़ के एक बड़ा वेक्टर आता है जिसको हम कंपोजिशन वेक्टर कहते हैं। जो कंपोनेंट्स के मिलने से बनेगा वो चीज कंपोजिशन होती है, वो कंपाउंड होता है। तो जो हेड टू टेल रूल है, ये तो असल में कंपोजिशन ऑफ वेक्टर है। आप वेक्टर कंपोज कर रहे हो, बहुत सारे टुकड़ों को जोड़ के एक वेक्टर बना रहे हो। एक होती है डीकंपोजिशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वेक्टर। अब आपका ये वेक्टर जो है एफ आर, अब मुझे चाहिए, अच्छा आ जाओ इधर देखो, ये एक वेक्टर है ना, नजर आ रहा है सबको? एक वेक्टर है। अब बेटे अगर ये किसी बॉडी पे लग रहा होता एक वेक्टर, अब मैं ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूं आपको? आपके माइंड में सवाल उठने चाहिए, सर ये क्यों पढ़े हम? ये इसलिए पढ़ना हमने कि बच्चे, जब मैंने आपको बताया था कि एक बॉडी अगर वेलोसिटी v से मूव कर रही है तो बॉडी की मोशन में डिस्टरबेंस कैसे आएगी? कौन सी चीज लाएगी इसकी मोशन में डिस्टरबेंस? कौन सी?
बॉडी की मोशन को, वेलोसिटी को आप किस चीज से डिस्टर्ब कर सकते हो? अच्छा बताओ, डिस्टर्बेंस ऑफ मोशन क्या होती है? डिस्टर्बेंस ऑफ मोशन को आप किसका नाम देते हो? क्या नाम देते हो इसको? ये एक्सेलरेशन आपको बताता है कि आया कि मोशन डिस्टर्ब हो रही है यार। इसको ये भी कहते हैं चेंज। हाँ पुत्र, बात समझ आई? इन मोशन क्लियर हो गया? तो चेंज इन मोशन का नाम एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन जीरो, नो चेंज इन मोशन, वेलोसिटी यूनिफॉर्म। याद नहीं रहे। आप कहते हैं ना किसी को, अम्मी को घर में, अम्मी ये मुझे छेड़ा है। छेड़ने का क्या मतलब है? या तो आपको चुटकी, मुकी, कुसुन, ठुडा, चक्की, फिजिकल रिमांड। दूसरा मेंटल रिमांड, इमोशनल ब्लैकमेल। ये क्या है कि हाँ तू बांध रही है, नहीं समझ आया? तो फिर क्या होता है? इमोशनली आप हर्ट होते हैं, आपको रूहानी तौर पर हर्ट किया जाता है। इस पर रूहानी इमोशनली ब्लैकमेल करना ना, इमोशंस के जरिए से। आप दो चीजों से इफेक्ट होते हो, या तो फिजिकल रिमांड से, या दूसरा समझ आया? कितने तरीके से? या तो फोर्स उसकी सिम्प में लगाओगे, चेंज मतलब एक्सेलरेशन लाना हो तो फोर्स या तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगी अगर सिम्प में लगे, अगर अपोजिट लगे तो फिर तो बेटा अगर फोर्स मोशन की सिम्प में हो तो स्पीड बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अगर अपोजिट हो तो वी डिक्रीज करेगी। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन चेंज नहीं हो। ये ब्रेकिंग है और ये एक्सेलरेशन है, इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी। समझ आया? वो कहते हैं ना ढो, स्पीड बढ़ाओ, अब और तेज से बात है, लुड़की लगाओ। वो कहते हैं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वो कहते हैं कि हाँ जी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन में लगाओ। समझ आया नहीं यार? इधर कहते हो मैनू फाड़ लो, पकड़ लो मुझे, समझ आया? रोक लो मुझे, गिरे लगाऊ मैं। यहां पे क्या भगाओ मुझे, उसे चला नहीं जा रहा। ये डेली लाइफ की सिचुएशंस है बच्चों। अब ये बातें जो है आप डेली लाइफ में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं तो आपको बुखार चढ़ जाता है, अल्लाह ये क्या हो रहा है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। बस लैंग्वेज चेंज हो रही है, कुछ नहीं। तीसरा क्या था भाई? मोशन की डायरेक्शन भी तो होती है ना, डायरेक्शन चेंज करनी है, फोर्स कैसे लगाऊं? फिर जो फोर्स लगेगी और मोशन की डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के लगेगी। यहां पे डायरेक्शन चेंज होगी, यहां पे मूड चेंज होगा ना, ठीक है, सिम से तब्दील हो जाएगी। समझ आया? बच्चा कह रहा था अब मैंने पिज्जा खाना, वो कहता नहीं बेटा मैं तुझे ना मिठाई खिलाता हूँ। डायरेक्शन चेंज कर दी, मूड चेंज कर दिया। बच्चा कहता खाना है बस, नहीं समझ आया? पापा मैं रोटी खानी, नहीं बेटा तुझे पिज्जा खिलाता हूँ। पापा ने सोच की डायरेक्शन ही चेंज कर दी, 90 डिग्री पे वोट लगा दिए। नहीं समझ आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? आगे चले। बच्चा कहता मैं स्कूल नहीं जाना, पापा कहता चल बेटा उठा के लेके आएंगे। समझ आया? फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन बेटा ये फिजिक्स है और इसमें जो फोर्स लगेगी वो मैग्नीट्यूड चेंज करेगी या डायरेक्शन चेंज करेगी। यू वांट टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है? अगर इंक्रीज करना है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आपने वेलोसिटी को डिक्रीज करना है तो उसके अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो फिर उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना के फोर्स लगानी पड़ेगी। क्लियर हो गया बेटा? अब क्या जितनी फोर्सेस बॉडीज पे लगती हैं क्या वो उनकी मोशन की सिम्प में लगती हैं? नहीं, उनके अपोजिट लगती हैं। क्या उनके साथ 90 डिग्री का एंगल? ये तो स्पेशल केसेस हैं, टोटल 3 केसेस। अब अगर बॉडी मूव कर रही है, अब ये इसलिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ा रहा हूं, बॉडी मूव कर रही है, इस सिम्प में आपने फोर्स लगाई, उसके साथ एंगल
थीटा बना के। अब ना ये 90 डिग्री पे और ना ये इन द डायरेक्शन है, ना ये उसके अपोजिट है। अच्छा मजे की बात बताऊं, अगर मोशन की सिम्प में फोर्स लगाओगे तो फोर्स और वेलोसिटी में एंगल कितने डिग्री का होगा? डायरेक्शन सेम है ना, 0 डिग्री का। अगर मोशन के अपोजिट लगाओगे तो फिर मोशन और फोर्स में एंगल 180 डिग्री का होगा। और अगर ये तो फिर समझ आया ना आपको, परपेंडिकुलर लगाओगे तो 90 डिग्री का एंगल होगा। लेकिन अल्लाह वालों, जब केस ये हो तो अब क्या बताओगे, अब क्या कहोगे? ऐसे केसेस को इन सिचुएशंस में चेंज करने के लिए हम लोगों ने फोर्स को रिजॉल्व करना होता है। कितने कंपोनेंट्स में? 2 कंपोनेंट्स में। कौन कौन से? वो कंपोनेंट जो मोशन के संयुक्त में है या उसके अपोजिट है। मतलब वो कंपोनेंट जो मोशन का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, वो या तो डायरेक्शन में होगा, उसका अपोजिट होगा। एक कंपोनेंट फोर्स का, एक कंपोनेंट मोशन के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, और दूसरा डायरेक्शन को वो चेंज करेगा जो मोशन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और मैग्नीट्यूड को वो चेंज करेगा जो या तो मोशन की सिम्प में होगा या उसके अपोजिट होगा। तो अभी मैंने जो पीछे पढ़ाया, कितने कंपोनेंट्स बनाने थे? कितने बनाने थे? 2। एक एक्स कंपोनेंट, दूसरा। अच्छा जरा जल्दी से बताओ, अगर ये बॉडी जो उसको मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर ये बॉडी मूव कर रही होती तो बॉडी किस एक्सिस पे मूव कर रही है? एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या करेगा? बॉडी की मोशन का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, डायरेक्शन, जो वाई के सिम्प में होगा। वेलोसिटी सिम्प में है ना, ये वेलोसिटी है, तो ये किसको चेंज करेगा? वाई कंपोनेंट। हाँ जी, मोशन के साथ 90 डिग्री का, तो ये डायरेक्शन चेंज करेगा। और ये तो ये जो फोर्स है इसके 2 हम कंपोनेंट निकालेंगे, एक एफ एक्स होगा और एक एफ वाई डायरेक्शन चेंज करेगा, और एफ एक्स समझ आया? मैंने पहले आपको फोर्स के कंपोनेंट्स पढ़ा दिए और फिर आपको बताया बेटा ये क्यों पढ़ा रहा हूं। इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप पीछे ये पढ़ चुके हैं कि जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो 2 तरीके से आता है। और कौन चेंज लाता है? एक्सेलरेशन कहते हैं, चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये 2 तरह का होता है, एक डायरेक्शनल चेंज, एक मैग्नीट्यूड का चेंज। अब हमारी फोर्स जो है वो हमेशा तो डायरेक्शनल मोशन में नहीं लगती, वो उसके अपोजिट नहीं लगती, वो उसके साथ 90 डिग्री पे नहीं लगती। तो बेटा जी अगर फोर्स आपकी मर्जी के मुताबिक ना लग रही हो तो उसको अपनी मर्जी के मुताबिक कैसे लगा सकते हैं? आप कैसे पता करेंगे कि ये फोर्स अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन में नहीं लग रही, उसके अपोजिट नहीं लग रही, बल्कि ये मोशन के साथ एक एंगल थीटा बना के लग रही, 90 नहीं थीटा। 90 और 0 के दरम्यान में भी तो एंगल हो सकता है ना। तो ऐसी कंपोनेंट, ऐसी फोर्स का कुछ हिस्सा, पार्ट, कंपोनेंट, कुछ हिस्सा क्या करेगा? मैग्नीट्यूड में एक्सेलरेशन पैदा करेगा, और कुछ हिस्सा हाँ जी डायरेक्शन में चेंज लाएगा, एक्सेलरेशन लाएगा। समझ आया? तो जब हम एक्स और वाई कंपोनेंट निकालेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि फोर्स का कौन सा हिस्सा फोर्स का कौन सा हिस्सा मोशन का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, और कौन सा हिस्सा और कितना हिस्सा फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का नहीं मोशन का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, और कितना हिस्सा हाउ मच डायरेक्शन चेंज कर। आपकी फोर्स ये हिसाब किताब लेना आपने फोर्स का, तो जो फोर्स मैंने लगाई है कितनी कहां लगी है, कितनी फोर्स ने मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन पे असर डाला है, और कितनी फोर्स ने डायरेक्शन ऑफ मोशन पे असर डाला है। जब फोर्स थीटा एंगल बना के लगेगी तो फिर मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी। मतलब ये बना कि फोर्स का कुछ हिस्सा डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगा और कुछ हिस्सा मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन को चेंज करेगा, और उसे आप बाय यूजिंग द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैलकुलेट कर सकते। फोर्स ना 90 पे थी, ना डायरेक्शन ऑफ मोशन में, ना उसके अपोजिट। तो अब आप ये पता करेंगे कितना हिस्सा मोशन की डायरेक्शन में,
कितना उसके साथ 90 डिग्री पे है? 2 ही है ना। मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तो आपने वो कंपोनेंट्स निकाल लेने हैं। ये फायदा है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का। कोई सवाल है? नहीं है? नहीं है। तो जब फोर्स किसी एक्सिस पे लगे उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दूसरा कंपोनेंट 0 होगा। जब फोर्स प्लेन में अमल करे, किसमें? ऐसे इधर 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 थीटा एंगल बना, तब फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है। When the force is not acting, आज अगर बंदा ये सवाल पूछ लेना कि when we have to resolve the force into its component, तो जवाब देना है when the force is not acting on some axis। और अगर इसको डेली लाइफ में ले आऊं तो इसका मतलब ये है कि जब फोर्स बॉडी की मोशन की स्ट्रेंथ में ना लग रही हो, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना के ना लग रही हो, वो इन दोनों के अलावा किसी डायरेक्शन में लग रही हो, तो तब फोर्स को तोड़ना पड़ता है उसके कंपोनेंट्स में और पता करना पड़ता है कि फोर्स का कितना हिस्सा मोशन की स्ट्रेंथ में है और कितना उसके 90 डिग्री में है, कितना हिस्सा डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है और कितना हिस्सा। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये उलट है एड टू टेल रूल के। एक वेक्टर होगा, उसको 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे जिनके दरमियान एंगल कितने डिग्री का होगा, भाई यही सिखाने जा रहा हूं कि कैसे तोड़ेंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर को तोड़ने का अमल है किसका? तोड़कर उसकी जगह पे डालना। ये तकसीम जो हो रही है ना, ये फायदे के लिए हो रही है। रेजोल्यूशन, चीज को सादा बनाया जा रहा है। फोर्स लग रही है, अब उसका कितना हिस्सा मोशन का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, कितना डायरेक्शन चेंज करेगा, रेजोल्यूशन से पता चलेगा। तो इस प्रोसेस को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं कि एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ देने के अमल को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। इसे कहते हैं वेक्टर की तहलील, उसको तोड़ देना। जैसे नमक को पानी में डालते हो ना, तो वह हल हो जाता है, तहलील हो जाता है अपने टुकड़ों में, अपने आइंस में। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ ए वेक्टर इनटू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, 2 म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल रखने वाले कंपोनेंट्स टुकड़े इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और decomposition of vector, and head to tail rule is called composition of vector। लो जनाब, ये है जी आपका एक्स एक्सिस वाई एक्स। एक वेक्टर था आपके पास, उसका एंगल थीटा था, ये उसका कौन सा कंपोनेंट आ गया? गौर से सुनना, सुन रहे हो जी? कोई बंदा पूछ ले एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या हॉरिजॉन्टल, 2 नाम है इसके, आपने कहना दैट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर which is acting along, बिल्कुल वही है, x axis is called x component of vector, और that component of vector which is acting along y axis is called vector। प्रॉब्लम लो, y भी आ गए, दोनों आ गए। ये राइट एंगल बन रही है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अच्छा चलो, इसके ऊपर कोई ज्योमेट्री लग सकती है ना, लग सकती है ना, चलो लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। पहला भी इसको पढ़ लो। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द राइट एंगल्ड ट्रायंगल। किसकी? मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसका ताल्लुक है, जिसकी लैक स्लैक है, नहीं समझ आया? किसके साथ? ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के साथ। इसका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रायंगल क्या होती है? क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। गुड, शाबाश, तो शाबाश, अच्छी बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है? तो दोज मैथमेटिकल टूल्स व्हिच आर यूज्ड, अब गौर से सुनना। एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है पता आपको? पहले तो ये बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है?
अच्छा मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया और मैं अब आपको इससे आगे ये बताऊंगा एफ एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और एफ वाई कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी वो आपके वकील साहब बाहर खड़े हैं, तो टीचर्स जो हैं, तो बेटा मैं अब यहाँ पे ये सारी बातें मैंने अब आपको आगे समझानी है और ये वक्त मांगती है, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो वेक्टर की रेजोल्यूशन में पूरी ज़िंदगी को मसला नहीं आने लगा, अगर ये बात आज आप समझ गए नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।